नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजयपाल यादव लेक्चरर में। आज का सुविचार एक विद्यार्थी ने मेरे पास भेजा था और उसने कहा भी था कि सर आज के वीडियो में यह सुविचार सम्मिलित करना। तो जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। तो हमें लगातार प्रयत्न करना है, क्योंकि वही व्यक्ति असफल होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। तो हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना, हमें लगातार प्रयत्न करना है। चलिए आज हम अध्याय 1 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक अध्याय नंबर 1 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। तो ये अध्याय जो आपके एग्जाम में 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस अध्याय से। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। तो भारत का जो इतिहास और संस्कृति अपने प्राचीन काल से प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। भारत का अतीत गौरवशाली रहा है। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता केवल भारत में ही नहीं विश्व में फैली हुई थी। देखिए, समुद्र पार प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। जो समुद्र के पार प्रदेश थे उनको द्वीपांतर कहा जाता था। और शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके ब्रह्मदेश, ये ब्रह्मदेश है जो वर्तमान का म्यांमार है या बर्मा है, उसको प्राचीन काल में ब्रह्मदेश के नाम से जाना जाता था। तो ब्रह्मदेश, श्याम, वर्तमान थाईलैंड को श्याम के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, बोर्निया, फिलीपींस, जापान, कोरिया तक पहुँचे और वहाँ अपना सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित किया। तो भारतीय जलयानों में यात्रा करके भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करने के लिए ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, फिलीपींस, जापान व कोरिया तक पहुँचे और वहाँ अपना सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित किया। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। तो प्राचीन काल में भारत का जो इतिहास रहा है वो स्वर्णिम इतिहास रहा है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विदेशों में प्रचार और प्रसार हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का क्या रहा है? स्वर्णिम काल रहा है। उत्तर वैदिक काल, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम माना जाता है, ईसा पूर्व। इसके बाद वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता का कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। उत्तर वैदिक काल मतलब 600 ईसा पूर्व तक विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। तो लोहे की खोज वैदिक सभ्यता के समय हुई थी और इस समय में बिहार में और उत्तर प्रदेश में लोहे का
उपयोग व्यापक रूप में किया जाने लगा। लौह तकनीकी ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया तथा इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। किससे? लोहे के प्रयोग से। कृषि उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास में प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। तो कृषि का और कृषि उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि उद्योगों का विकास हुआ। इससे जनजातीय व्यवस्था कमज़ोर हुई और छोटे छोटे जनों के स्थान पर क्या बड़े जनपदों का निर्माण हुआ। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जो जनपद थे, लोग पहले कबीले के रूप में घूमते थे, उनको जन कहते थे। इन कबीलों ने बड़ा रूप धारण कर लिया जिसे जनपद कहा गया और इन्हीं जनपदों से महाजनपदों के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद विकसित हुए। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था और संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। वह राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे। तो महाजनपदों का कब अस्तित्व में आए? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में। महाजनपद काल। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व का काल किस नाम से जाना जाता है? महाजनपद काल के नाम से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें क्या कहा गया? महाजनपदों की संज्ञा दी गई। तो शक्तिशाली थे, स्वतंत्र थे, विस्तृत थे और उनको क्या नाम दिया गया? महाजनपदों की संज्ञा दी गई। तो महाजनपदों का निर्माण कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय, मोस्ट इम्पोर्टेंट बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्वान थे। तो महाजनपदों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथ है और उस ग्रंथ का कौन सा निकाय है? अगुत्तर निकाय। इससे किसकी जानकारी मिलती है? महाजनपदों की जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय से। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। और बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अगुत्तर निकाय। इनमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? भगवती सूत्र और अगुत्तर निकाय से। महाजनपद और राजधानी। देखिए, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। जानकारी किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथ। कौन सा है बौद्ध ग्रंथ? अगुत्तर निकाय। अगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। अब ये महाजनपद और इनकी राजधानियाँ। सबसे पहला काशी। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। उसके बाद कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। मगध उस समय का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। कौन सा? मगध। और मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह गिरिवर्ज, जो बाद में पाटलिपुत्र और वर्तमान में इसका नाम है पटना, ये इसकी राजधानी थी। किसकी? मगध महाजनपद की। तो काशी की वाराणसी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, अंग की चंपा और मगध की राजगृह या गिरिवर्ज। कंपटीशन की तैयारी करने वाले साथी
विशेष रूप से राजधानियाँ याद रखें, क्योंकि इनको आजकल सुमेलित करवाने वाले क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है। तो काशी की राजधानी वाराणसी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, अंग की चंपा और मगध की राजगृह। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। मल महाजनपद की राजधानी कुशावती या कुशीनारा। चेदी की शक्तिमती या सोथीवती और वत्स की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी। एक बार पुनः देखते हैं। वज्जी की वैशाली, विधेय या मिथिला, मल की कुशावती या कुशीनारा, चेदी की शक्तिमती या सोथीवती और वत्स की कौशाम्बी। कौशल की राजधानी अयोध्या। बुद्ध काल में दो भाग थे। कौशल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी साकेत थी। कौशल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी साकेत और दक्षिणी भाग कौशल महाजनपद के दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। पांचाल महाजनपद की भी दो राजधानियां थे, उत्तरी भाग की अहिछत्र और दक्षिणी भाग की काम्पिल। तो कौशल की दो राजधानियां, उत्तरी की साकेत, दक्षिणी की श्रावस्ती। पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल्य। मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर थी। शूरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी मथुरा थी। अस्मक, ये दक्षिणी भारत का महाजनपद था जिसकी राजधानी पोतन या पाटली थी। अस्मक महाजनपद दक्षिणी भारत में स्थित है और इसकी राजधानी कौन सी थी? पोतन। अवंती महाजनपद की भी दो राजधानियाँ थी। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला और कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर या हाटक थी। एक बार दोबारा देखते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी अयोध्या, उत्तरी भाग की साकेत, दक्षिणी भाग की श्रावस्ती। पांचाल महाजनपद की राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल। मत्स्य की विराटनगर, शूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोतन। अवंती, उत्तरी अवंती की उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की महिष्मती, गांधार की तक्षशिला और कंबोज की राजपुर या हाटक। तो ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ थीं। उपर्युक्त 16 महाजनपदों में दो प्रकार के राज्य थे। देखिए, दो प्रकार के राज्य थे इन महाजनपदों में। कौन कौन से? राजतंत्र और गणतंत्र। कितने प्रकार के राज्य थे? दो प्रकार के। एक राजतंत्र था, दूसरा गणतंत्र था। राजतंत्र का मतलब राजा का शासन होता है, और राजा का शासन। और गणतंत्र क्या होता है? भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। तो उस समय भारत एक गणतंत्रात्मक देश है क्योंकि यहाँ का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है। उस समय राष्ट्रपति नहीं होता था। तो जिन राज्यों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, याद रखना, जिन राज्यों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वहाँ का राजा वंशानुगत नहीं होता था। वंशानुगत राजा नहीं होता था। ये व्यवस्था होती थी गणतंत्रात्मक में, और राजतंत्र में राजा क्या होता था? वंशानुगत। तो दोनों में ये फर्क है। तो कुछ में क्या था? राजतंत्र थी और गणतंत्र थी। कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। कौशल में, वत्स में, अवंती और मगध, यहाँ पे कैसी व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजा यहाँ पे वंशानुगत होता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रात्मक या गणतंत्र महाजनपदों का भी अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख थे। अब गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ कहाँ थी? देखिए, कपिलवस्तु के शाक्य गौतम बुद्ध के बारे में सुना होगा। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे।
तो कपिलवस्तु के शाक्य, यहाँ पे कैसी व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। सुषुमारगिरी के भाग या भग, यहाँ पे भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अलप कप के बुली, केसुपत के कलाम, ये ऐसे जनपद या महाजनपद हैं जहाँ पे कौन सी व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी यहाँ पे। तो कपिलवस्तु के शाक्य, सुनसुमारगिरी के भाग, अलपकप के बुली, केसुपत के कलाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपली वन के मोरिये, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विधेय, इन 10 में कैसी व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मतलब राजा वंशानुगत नहीं होता था। कैसी व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। एक बार दोबारा देखते हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुषुमारगिरी के भाग, अलपकप के बुली, केसुपत के कलाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपली वन के मोरिये, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विधेय, उपर्युक्त में गणतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ये नक्शे में दिखाया गया है कि कौन कौन सा जनपद और उसकी स्थिति कहाँ कहाँ थी। देखिए कंबोज, ये कंबोज, गांधार, पांचाल, कौशल, कुरु, मत्स्य, अवंती, वत्स, चेदी, मल, वज्जी, अंग, मगध और अस्मक, ये उस समय के महाजनपद थे। इनकी स्थिति इस नक्शे में दर्शाई गई है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य में स्थित था, अस्मक, याद रखना। एक बार दोबारा से देखते हैं। कंबोज, गांधार, ये उत्तरी भारत के, कुरु, पांचाल, कौशल, मत्स्य, वत्स, अवंती, चेदी, अस्मक, मगध, अंग, वज्जी, मल, ये महाजनपद हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। राजस्थान के प्रमुख जनपद। अब देखिए राजस्थान में वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। राजस्थान के प्रमुख जनपद, वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, सिवी, अर्जू, नायन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी। यूनानियों ने आक्रमण किया तो पंजाब की कुछ जातियां थी, मालव, सिवी, अर्जुनायन, ये जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, ये पंजाब से राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इसी प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। तो कुछ जातियां जो पंजाब में निवास करती थी, यूनानी आक्रमण के कारण वो पंजाब से कहाँ आ गए? राजस्थान आ गए और यहीं पे निवास स्थान बना लिया इन्होंने, और इसी से राजस्थान में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। राजस्थान के प्रमुख जनपद। जांगल, देखिए जांगल वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के ज़िले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है, जांगल देश कहलाते थे कौन कौन से ज़िले? बीकानेर और जोधपुर। किस काल में? महाभारत काल में। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगल और
माद्रे जांगल भी मिलता है। किसका? जांगल देश का नाम कुरु जांगल और माद्रे जांगल भी मिलता है। तो जांगल में कौन से ज़िले सम्मिलित हैं राजस्थान के? बीकानेर और जोधपुर। इस जनपद की, कौन से जनपद की? जांगल जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी। जांगल जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर और जिसे इस समय नागौर कहते हैं। तो नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अहिछत्रपुर था। ये अहिछत्रपुर किस जनपद की राजधानी थी? जांगल जनपद की राजधानी थी। जांगल जनपद में कौन कौन से ज़िले थे? बीकानेर और नागौर, बीकानेर और जोधपुर, और इसकी राजधानी अहिछत्र, जिसका वर्तमान नाम क्या है? नागौर। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते हैं। तो बीकानेर के राजाओं की उपाधि या पदवी क्या है? जांगलधर बादशाह। क्यों? क्योंकि ये जांगल देश के क्या थे? स्वामी थे। बीकानेर राज्य के राज्य चिन्ह में जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ है। तो जांगल देश के स्वामी होने के कारण जांगलधर बादशाह कहलाए और इनके राज्य चिन्ह में भी क्या लिखा हुआ है? जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ है। तो राजस्थान का प्रमुख जनपद जांगल बीकानेर जोधपुर में स्थित था। महाभारत काल में इसको जांगल देश कहते थे। इसका नाम कुरु जांगल या माद्रे जांगल भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहिछत्र, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? नागौर। मत्स्य, दूसरा राजस्थान का प्रमुख जनपद है मत्स्य। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। मत्स्य महाजनपद के नाम से। कौन सा? जयपुर के आसपास का क्षेत्र। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक था। तो मत्स्य जनपद जयपुर के आसपास का क्षेत्र विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र में था। ये वैदिक कालीन नदी थी जो वर्तमान में लुप्त हो गई है। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत? मत्स्य जनपद के अंतर्गत। महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा था। राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। महाभारत में मत्स्य महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है कि यहाँ पे सहाज नाम का एक राजा था और इस राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। ये मत्स्य जो महाजनपद था, मत्स्य प्रारंभ से में चेदी राज्य का और कालांतर में ये विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। कौन सा? मत्स्य। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी, देखिए मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है, ये जयपुर ज़िले में है। विराटनगर जयपुर ज़िले में है। तो इसे मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी क्या? विराटनगर, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बैराट। और जांगल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्र, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागौर। सूरसेन, आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। सूरसेन महाजनपद कहाँ स्थित था? ब्रज क्षेत्र में। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनोई तथा राजधानी को मेथोरा कहते हैं। यूनानी लेखकों ने जो इतिहास लिखा है उसमें सूरसेन महाजनपद को
लिखा है सुरसेनोई और इसकी राजधानी को मेथोरा। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यादव वंश का शासन था। सुरसेन महाजनपद पर किस वंश का शासन था? यादव वंश का, यदु वंश का शासन था। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? महाभारत से मिलती है। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिले के अधिकांश भाग सुरसैन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सुरसैन के अंतर्गत आता था। तो भरतपुर, सुरसैन महाजनपद में कौन कौन से जिले थे? भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर जिले का पूर्वी भाग किसके अंतर्गत आता था? सुरसैन, जिसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से था। भगवान श्री कृष्ण का संबंध कौन से जनपद से था? सुरसैन जनपद से। सिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी। देखिए इस सिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुदास ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित कर दिया था। दसराग युद्ध परुष्णी या रावी नदी के किनारे हुआ था, भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य। तो इसमें जो 10 राजा थे उनमें एक सिवी जनपद के राजा भी थे। प्राचीन शिवपुर की पहचान, देखिए प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह सभी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। तो ये सारी जातियाँ कहाँ आ गई? राजस्थान के मेवाड़ में आ गई। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। सिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। तो सिवी जनपद की राजधानी थी नगरी, और ये नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर जो एमपी में है, मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं जिनसे सिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर पूर्व तक होना ज्ञात होता है। तो ये सिवी जनपद जो वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से इसकी पहचान हुई, बाद में ये जातियाँ कहाँ आ गई? मेवाड़ में आ गई। इसकी राजधानी नगरी जो वर्तमान चित्तौड़गढ़ में स्थित है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद, देखिए इन जनपदों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, कुछ में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथ में थी। जो कुलीन वर्ग था उसके हाथ में राज सत्ता थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि संथागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। जिस तरह से आजकल शासन संचालित करने के लिए विधानसभा, लोकसभा होती है, उस तरह से उस समय हुआ करती थी ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में क्या? संथागार। और इस संथागार के प्रमुख कौन होते थे? कुलीन परिवार के सदस्य होते थे। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इसे क्या कहते थे? अनयु विरोध। क्या होता है? अनयु विरोध कि संथागार के सदस्य विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। इस विचार व्यक्त करने को क्या कहते थे? अनयु विरोध कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। क्यों? क्योंकि कौन सी व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और उन पे मतदान कराया जाता था। मतदान में बहुरंगी सलाखाएँ काम में ली जाती थी। अलग अलग रंग की बनी हुई सलाखाएँ काम में ली जाती थी। किस में? मतदान में। जिससे फिर काउंटिंग होती थी कि किस पक्ष में कितने रंग की सलाखाएँ आई
और उससे कितने वोट डाले गए ये काउंट किया जाता था। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। देखिए, संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। जिस तरह से आजकल नीति निर्धारण संसद में होती है या विधानसभाओं में होती है राज्यों में, तो उसी तरह से उस समय क्या हुआ करती थी, संथागार होती थी। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। जैसे आजकल केंद्र में संसद होती है, राज्यों में राज्य विधानमंडल होते हैं, इसी तरह से उस समय केंद्रीय संथागार और दूसरी प्रांतीय संथागार होती थी। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ। समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी थी। तो इनके गणराज्यों के राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति भी इन गणतंत्रों के राजतंत्रों के पतन के लिए उत्तरदायी थी। तो आज हमने महाजनपद, उनकी राजधानियाँ और राजस्थान के प्रमुख जनपदों के बारे में जानकारी की विस्तृत रूप से अध्ययन किया। और ये जो प्रथम अध्याय है, प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक प्रथम अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।